हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में जैसा कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, जिसमें कि आप स्टेमेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, और स्टेमेंस के स्ट्रक्चर पढ़ने के साथ साथ ही आपने ये जाना था कि आखिर किस तरह से माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। यानी कि उससे पहले हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके थे, और आज हम जानेंगे आखिर किस तरह से माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट होने को एंथर के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट्स के डेवलपमेंट होने को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रही है, माइक्रोस्पोर और एक जेनेसिस। जो ये माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का मीनिंग तो हो गया, आप जैसे जानते हैं, मेल गैमीट, मेल गैमीट। वहीं पर जो जेनेसिस है, इस जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और मेल गैमीट इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमीट्स का जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट होता है, आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक्चुअली में आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं, और उन आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवीज़न होता है। उस डिवीज़न की हेल्प से दो तरह के टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, एक तो पैराइटल टिश्यूज़ और एक डेवलप होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। तो पैराइटल टिश्यूज़ ने एंथर की वॉल को डेवलप किया था। वहीं पर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ होती हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है, बंच में प्रेजेंट होती हैं, थीका में प्रेजेंट होती हैं, वो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ सबसे पहले मॉडिफाई होते हैं। और ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ किस में मॉडिफाई होते हैं? इन अ स्पोर मदर सेल्स। किस में डेवलप होते हैं? स्पोर मदर सेल्स में। इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर म्योसिस होता है। म्योसिस जिसे कि हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, आरडी, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। और इस रिडक्शनल डिवीजन की हेल्प से एक स्पोर मदर सेल से एक स्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है स्पोर टेट्राड के। इस स्पोर टेट्राड में आप ये देख रहे होंगे कि 4 माइक्रोस्पोर, 1 2 3 एंड 4, ये माइक्रोस्पोर एक बंच में, एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्री फॉर्म में प्रेजेंट हो, ये लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, टी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लांट की कौन सी स्पीसीज़ है, उसी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्पोर्स अरेंज हो सकते हैं। तो जो ये 4 माइक्रोस्पोर का ग्रुप होता है, इसी माइक्रोस्पोर के ग्रुप को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। आपको ध्यान हो, जब पैरेटल वॉल पढ़ाई थी, तो उस पैरेटल वॉल में एक लेयर का नाम था टैपेटम। टैपेटम जो कि एक एंजाइम को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं कैलेज। आपने देखा था कैलेज। वो कैलेज एंजाइम क्या कर रहा था? वो कैलेज एंजाइम ये कर रहा था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो कैलोज लेयर होती है, इस कैलोज लेयर को धीरे धीरे करके डिग्रेड करता है। और डिग्रेड करता है, अब जब डिग्रेड कर देगा तो इसका मतलब है कि ये जो चारों माइक्रोस्पोर हैं, ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, और जब फ्री हो जाएंगे तो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसकी कैलोज लेयर को डिग्रेड किया, किसने किया? टैपेटम के द्वारा रिलीज एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं कैलेज एंजाइम। वो कैलेज एंजाइम इनको सेपरेट कर देता है, और इस तरह से इन स्पोर टेट्राड से किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम, इस कैलेज एंजाइम ने क्या किया कि यहाँ पर कैलोज को डाइजेस्ट किया, और माइक्रोस्पोर या जिसे हम पॉलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन किसके अंदर डेवलप हुए? एंथर के अंदर। अभी एंथर के अंदर प्रेजेंट है, तो जब तक पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं आएंगे तब तक वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो पॉलन ग्रेन्स को किससे बाहर आना है? एंथर से। और एंथर से अपने आप बाहर नहीं आ सकते, वहाँ कोई ना कोई ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस होता है, जिस मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए ये एंथर बस्ट करते हैं, ये एंथर बस्ट करते हैं। और एंथर के बस्टिंग होने को ही हम क्या कहते हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंथर ड्राई होता चला जाता है, यानी कि मैच्योर होने के बाद में ड्राई होता चला जाता है, तो ड्राई होने से वाटर लॉस होता है, और जैसे ही वाटर लॉस होता है तो अंदर की तरफ इनके प्रेशर बढ़ जाता है, एंथर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और उस प्रेशर बढ़ने से एंथर की
जो डेहिसिंग लाइन होती है जिसे हम स्टोमियम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ स्टोमियम पर जो एंडोथीसियम होती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसकी वजह से एंथर तेजी से बस्ट कर जाते हैं और बस्ट करने के साथ ही ये पॉलन ग्रेन्स स्पीड के साथ बाहर निकलते हैं और जब ये स्पीड के साथ बाहर निकलते हैं तो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नाउ हमने कहा कि जब एंथर डेहिसाइज हो रहे हैं तो डेहिसाइज होने के बाद में यहाँ किसका प्रोडक्शन हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स का। आखिर ये पॉलन ग्रेन्स होते क्या है? अगर हम ये इधर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो कि कॉमनली अगर हम देखें तो ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्लोबुलर फॉर्म में हो। कभी कभी ये पॉलन ग्रेन्स कैसे हो सकते हैं? एंगुलर हो सकते हैं। एंगुलर जैसे ट्राइंगल शेप में हो गए, ओके। तो यहाँ पर ये एंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। खैर नॉर्मली हम देख रहे हैं कैसे ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर। लेकिन जब हम इनके डायामीटर की बात करेंगे तो इनके जो डायामीटर रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोन मीटर होती है। 25 से 50 माइक्रोन मीटर होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और पॉलन ग्रेन की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। सो व्हाट इज द पैलिनोलॉजी? पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। जैसे हम लाइफ की स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच होती है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स नॉर्मली ग्लोबुलर होते हैं जिनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोन मीटर होती है। नाउ अब हम इससे आगे कंटिन्यू करने से पहले हम ये देखेंगे कि पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है वो वॉल किस तरह से होती है, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली उस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड कभी कभी हेल्पफुल भी होती है, जिसमें आने के चांसेस रहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द wall or covering of the pollen grain. Okay students, so now you can see here we are talking about the wall or covering of the pollen grain, यानी कि pollen grain की जो outer wall होती है वो किस तरह की होती है। जैसे अभी लास्ट उसमें बैक पेज पर आपने देखा था pollen grain की स्ट्रक्चर दी हुई थी जिसमें कि नॉर्मली ये ओके इस तरह से स्ट्रक्चर दी हुई थी। यहाँ पर ये हमने बताया इट इज़ द एक्साइन और ये क्या होती है? इंटाइन होती है। ना जो पॉलन ग्रेन्स की कवरिंग होती है या आउटर वॉल होती है उस आउटर वॉल को हम जानते हैं स्पोरोडर्म के नाम से, यानी कि इन एक्साइन और इंटाइन को मिला करके हम क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म कहते हैं। ये स्पोरोडर्म जैसा मैंने अभी आपको यहाँ बताया कितने लेयर से बनी होती है? इट कंसिस्ट फ्रॉम अ 2 लेयर एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो कि केमिकली बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन, यानी कि जो एक्साइन है वो किस केमिकल की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। वहीं पर जो इंटाइन होता है वो इंटाइन केमिकली कैसा होता है? पैक्टोसेल्यूलोजिक होता है। एक्साइन की केमिकल नेचर हो गई स्पोरोपोलेनिन और इंटाइन की जो केमिकल नेचर होती है दैट इज द पैक्टोसेल्यूलोजिक। नाउ ये जो एक्साइन होती है इस एक्साइन को हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि एक्साइन फिर दोबारा से 2 लेयर से बनी होती है जिसे हम कहते हैं एक तो एक्ट एक्साइन और एक कहते हैं एंड एक्साइन। इट मीन्स एक्साइन में बाहर की भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कह रहे हैं एक्ट एक्साइन। इस एक्ट एक्साइन को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्साइन, और एंड एक्साइन को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं नेक्साइन। यहाँ पर एक्ट एक्साइन फिर 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एक तो फुट लेयर, एक बैक्यूलेट लेयर और एक टेक्टम लेयर। टेक्टम जिसे हम आउटर लेयर मानते हैं और ये एक्चुअली में क्या करती है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उस पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ रिजिस को डेवलप करने का काम करती है। यहाँ अगर हम इस पॉलन ग्रेन को देखें तो नॉर्मली इंटरनल स्ट्रक्चर ना देख करके जब हम इसे नॉर्मली देखेंगे तो इस नॉर्मली पर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? या तो इस तरह से 3 पोर लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है?
इस तरह से एक लॉन्ग फरो प्रेजेंट हो सकती है। एक्चुअली में ये जो पोर दिखाई दे रहे हैं, इन पोर पर या जो ये फरो दिखाई दे रही है, इन फरो पर एक्साइन एब्सेंट होती है और सिर्फ इंटाइन प्रेजेंट होती है। और वो इंटाइन भी कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है। वो थिक किसकी वजह से होती है, वहां पर कैलोज जो केमिकल था, कैलोज किसका, माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो आपने पढ़ा था, उस कैलोज का थोड़ा सा पार्ट स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसके ऊपर कवर्ड होता है, जिसकी वजह से वहां पर इंटाइन थोड़ी सी थिकेंड हो जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको कहते हैं हम जर्म पोर्स, जर्म पोर। और जो ये सिंगल फरो होती है उसे हम कहते हैं जर्मिनल फरो, जर्मिनल फरो। इन जर्म पोर की संख्या 3 होती है और जर्मिनल फरो की संख्या जो होती है वो कैसे होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल होती है। एक्चुअली में इन जर्म पोर और जर्मिनल फरो का काम क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, आप पढ़ोगे आगे मेल गैमेटोफाइट, जब पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उस वक्त इन्हीं जर्मिनल पोर की हेल्प से पॉलन ट्यूब अराइज करती है। ओके स्टूडेंट्स, सुनाओ इनसे क्या फंक्शन हुआ, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होना। सो इसी के साथ में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आप दोबारा से देख लीजिए एक बार, इसमें हमने क्या कराया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आखिर किस तरह से माइक्रोस्पोर डेवलप हुए, जिसमें कि स्पोरोजेनेसिस पार्टिसिपेट करती है, स्पोरोजेनेसिस जिससे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर टेट्राड्स और माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, एंथर्स डाइसाइज कर जाते हैं, डाइसाइज करने के साथ ही पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स बाहर आने के बाद हम देखते हैं पैलिनोलॉजी के बारे में, यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जिसमें कि आपको बताया कॉमनली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। इनका डायामीटर अप्रॉक्सीमेट 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स की आउटर कवरिंग होती है उसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं। ये स्पोरोडर्म 2 पार्ट से बनी होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन अगेन 2 पार्ट से बनी होती है, एक्ट एक्साइन, और सेकेंड इज द एंड एक्साइन की बनी हुई होती है। एक्ट एक्साइन जिसे हम सेक्साइन के नाम से भी जानते हैं, एंड एक्साइन जिसे नेक्साइन के नाम से भी जानते हैं। एक्ट एक्साइन अगेन 3 लेयर से बनी होती है, फुट लेयर, बैक्यूलेटर, टेक्टम लेयर से बनी हुई होती है। नाउ इन पॉलन ग्रेन्स पर कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, फरोज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम जर्म पोर या जर्म फरोज कहते हैं। जर्म पोर्स की संख्या 3 होती है जबकि जर्मिनल फरो की संख्या केवल सिंगल होती है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, इनसे पॉलन ट्यूब्स अराइज होते हैं, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट में चेंज होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द pollen grains, यानी कि some features or some importance of the pollen grains, and after that we will discuss about the development of the male gametophyte in a next class. Okay students, bye.